हेलो बच्चों, आज हम एक्सपर्ट कक्षा की तरफ से उत्तराखंड समीक्षा अधिकारी, नायब तहसीलदार और इसके साथ साथ जो भी उत्तराखंड ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए उत्तराखंड सब्जेक्ट का एक नया सीरीज़ लाए हैं, जिसमें हम अपना आज पहला टॉपिक पढ़ेंगे उत्तराखंड का परिचय। अब उत्तराखंड के परिचय को पढ़ने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि उत्तराखंड को पहले नाम क्या था। एक नाम है कि जो समितियों के आधार पर जब उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ तो तब रखा गया उत्तराखंड, उत्तरांचल, अलग अलग समितियों ने इसके अलग अलग नाम दिए, वो एक अलग बात। लेकिन आज हम इनका ये अध्ययन करेंगे कि पुराणों में, वेदों में उत्तराखंड को क्या नाम दिया गया है। तो सबसे पहले जब कभी हम हिस्ट्री भी पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, उसमें वेद। तो सबसे पहले हम उत्तराखंड का भी जब परिचय पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहले आएंगे वेद। वैसे उत्तराखंड का भी जब हम परिचय को पढ़ना है तो धार्मिक ग्रंथों, पुस्तकों आदि के आधार पर ही हमें पता चल सकता है कि उत्तराखंड का नाम क्या रखा गया है। तो सबसे पहले वेद, सबको पता है वेदों की संख्या होती है 4। वेदों की संख्या कितनी होती है? 4। लेकिन चारों वेदों में से केवल ऋग्वेद में ही उत्तराखंड का वर्णन या फिर उत्तराखंड के नाम का उल्लेख किया गया है। और अगर जो कभी क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है कि उत्तराखंड का प्रथम अध्ययन किसमें किया गया है, तो वो भी उत्तराखंड का प्रथम अध्ययन भी ऋग्वेद में ही किया गया है। और ऋग्वेद में उत्तराखंड को क्या नाम दिया गया है, ये भी क्वेश्चन पेपर्स में आ जाता है। तो सबसे पहले वेद, और वेदों में भी कौन सा वेद? ऋग्वेद। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि ऋग्वेद में उत्तराखंड को क्या कहा गया है। तो ऋग्वेद में उत्तराखंड के लिए 2 नाम प्रयुक्त किए गए हैं। सबसे पहले बोला गया है देवभूमि, जो हम आजकल भी बहुत पढ़ते हैं। देवभूमि के नाम से बहुत सारी वेबसाइट इसमें नाम भी आता है। तो सबसे पहले नाम क्या है? देवभूमि। और दूसरा ऋग्वेद में उत्तराखंड को कहा गया है मनीषियों की भूमि, यानी मनीषी मतलब ऋषियों की भूमि भी किसे कहा गया है? ऋग्वेद में उत्तराखंड को कहा गया है मनीषियों की भूमि। तो इस तरह उत्तराखंड का ऋग्वेद में जो वर्णन मिला है उसके आधार पर उत्तराखंड के 2 नाम बताए गए हैं, देवभूमि और मनीषियों की भूमि। ऐसे जब हम इतिहास में पढ़ते हैं ऋग्वेद, उसके बाद वेदों के बाद हम जाते हैं उपनिषद में। तो उत्तराखंड का अध्ययन के या उसके नाम के लिए भी हम वेदों के बाद किस में जाएंगे? उपनिषद में। वेदों के बाद क्या आता है? उपनिषद। अब देखो उपनिषदों में क्या है, एकमात्र केवल एक उपनिषद का नाम नहीं दे रखा है कि इस उपनिषद में 6 होते हैं, जैसे कि इसमें इसको ये कहा गया है वेदांग जैसे 6 होते हैं कि इस वेदांग में इसमें ऐसे नहीं दिया गया है। बल्कि उपनिषद जो है एक ग्रंथ होते हैं। एक है जैसे महाभारत और दूसरा ग्रंथ है भारत में फेमस रामायण। तो महाभारत, रामायण और उपनिषद में तीनों को मिलाकर जो उत्तराखंड का नाम दिया गया है वो दिया गया है पवित्र भूमि। उत्तराखंड को क्या कहा गया है? पवित्र भूमि। अब खुद भी अनुमान लगा सकते हैं पवित्र भूमि क्यों कहा गया होगा, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे मठ हैं, धाम है, इस वजह से इस क्षेत्र को क्या कहा गया है? पवित्र भूमि। और दूसरा कहा गया है ऋषि भूमि। अब बताओ ऋषि भूमि क्यों कहा गया होगा? क्योंकि जो प्राचीन काल में हिमालय क्षेत्र था, हिमालय क्षेत्र में बहुत से जो ऋषि होते थे वो यहाँ क्या करने आते थे? तपस्या करने आते थे, इसलिए से कहा गया है पवित्र भूमि, ऋषि भूमि। और तीसरा कहा गया है पूर्ण भूमि। तीसरा क्या कहा गया है? पूर्ण भूमि। तो इस तरह ऋग्वेद में कहा गया है देवभूमि, मनीषियों की भूमि। उपनिषद, महाभारत, रामायण में पवित्र भूमि, ऋषि भूमि और पूर्ण भूमि नाम इसे दिया गया है। उसके बाद आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। अब ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या भी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ब्राह्मण ग्रंथों में सब में ही उत्तराखंड का उल्लेख नहीं मिलता है। ब्राह्मण ग्रंथ में एक ग्रंथ आता है ऐतरेय ब्राह्मण। कौन सा ग्रंथ आता है? ऐतरेय ब्राह्मण। अब ऐतरेय ब्राह्मण में भी अब इसको जो नाम दिया है वो किसी ना किसी वजह से दिया गया। जैसे मैंने बोला कि ऋषि भूमि क्यों कहा गया है, पूर्ण भूमि, पवित्र भूमि, देवभूमि क्यों कहा गया है, ये मैंने बताया है। इसी तरह ऐतरेय ब्राह्मण में यहाँ पे कहा गया है कि जो उत्तराखंड था यहाँ पे उत्तर कुरुओं का निवास था, यानी जो उत्तर के कुरु जाति थी वो यहाँ पे निवास करती थी, जिस वजह से उत्तराखंड को उत्तर कुरु नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? उत्तर कुरु। ठीक है। अब पेपर में 2 क्वेश्चन आते हैं कि उत्तराखंड की पहली जानकारी किस में मिलती है। तो वो मैंने आपको बताया कि उत्तराखंड की पहली जानकारी मिलती है ऋग्वेद में। दूसरा क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा जानकारी किस में मिलती है। तो वो मिलती है स्कंद पुराण में।
तो आपको इन दोनों को समझना है। स्कंद पुराण में सबसे ज़्यादा जानकारी मिलती है और पहली जानकारी किस में मिलती है? ऋग्वेद में मिलती है। अब स्कंद पुराण में भी उत्तराखंड को बांटा गया है। तो स्कंद पुराण में 5 हिमालय खंडों का उल्लेख किया गया है। 5 हिमालय खंड। स्कंद पुराण में 5 हिमालय खंडों की व्याख्या हमको मिली ही है, जिनका नाम है नेपाल, एक है नेपाल, एक है जालंधर, एक है कश्मीर। अब हम सबको पता है इन 3 का तो उत्तराखंड से कोई रिलेशन है नहीं, ठीक है। 4th नंबर पे आता है मानस खंड और एक आता है केदार खंड। मानस खंड और केदार खंड। तो जो स्कंद पुराण में 5 हिमालय खंड दिए, टोटल 5 दिए हैं, जिसमें से ये 3 तो उत्तराखंड में नहीं है। उत्तराखंड में किसका संबंध है? मानस खंड और केदार खंड का संबंध है। ये दोनों क्या है? उत्तराखंड में है, केदार खंड और मानस खंड। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मानस खंड। मानस खंड क्या है? कुमाऊं। जो कुमाऊं मंडल है उसको कहते हैं मानस खंड, और जो केदार खंड है इसे कहते हैं गढ़वाल। तो ये हो गया मानस खंड, हो गया कुमाऊं क्षेत्र, और केदार खंड हो गया गढ़वाल क्षेत्र। तो ये हमें उत्तराखंड का सर्वाधिक अध्ययन जिसमें हम करते हैं स्कंद पुराण। पुराणों की संख्या 18 होती है। 18 में से जो स्कंद पुराण है उसमें हमें उत्तराखंड का सर्वाधिक उल्लेख मिलता है, और सबसे पहला उल्लेख किसमें मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है, क्योंकि पुराणों से पहले जो लिखे गए थे वो थे वेद। तो जब वेद पहले लिखे गए तो पहला अध्ययन भी हमें किसमें मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है, और सर्वाधिक अध्ययन स्कंद पुराण में मिलता है। अब हम 2 चीजें पढ़ेंगे, मानस खंड और केदार खंड। अब सपोज दैट ऐसे उत्तराखंड का मैप है, जो भी मैप है, अब ये 2 भागों में बटा है। एक तो है कुमाऊं क्षेत्र और एक है गढ़वाल क्षेत्र, ठीक है। अब जो ये एक लाइन बनाती है, जो सीमा बनाती है, बॉर्डर, अब वो है तो उत्तराखंड का ही पार्ट, ठीक है। तो जो ये बॉर्डर है उसका कुछ भाग तो कुमाऊं में आता है, कुछ गढ़वाल में आता है, ठीक है। और ये बीच का जो ये भाग है ये दोनों में है, इसमें दोनों का अधिकार है, कुमाऊं का भी और गढ़वाल का भी। तो जो इन दोनों का संयुक्त क्षेत्र है, इन दोनों का संयुक्त क्षेत्र यानी जो दोनों में आता है, उनका भी पुराणों में क्या दिया गया है? अलग से नाम दिया गया है, जिसे कहा गया है खस देश, खस देश या फिर ब्रह्मपुर। तो अगर जो एग्जाम में ऐसा आ जाता है कि कुमाऊं क्षेत्र, गढ़वाल क्षेत्र या फिर केदार खंड, मानस खंड के संयुक्त क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो उसे कहा गया है खसदेश, ब्रह्मपुर, और कहीं कहीं पे उत्तरखंड भी बोला गया है, ठीक है। तो एक ये नाम है उत्तराखंड के सारे। वेद में इसे ये कहा गया है, उपनिषद में ये, ब्राह्मण ग्रंथों में ये, स्कंद पुराण में ये। अब आपको पता है जब हम इनिसेंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमने उसमें एक बहुत अच्छी चीज़ पढ़ी है, बौद्ध धर्म। भारत के सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया, जो कि बहुत बड़े सम्राट थे। जब उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया तो पूरे भारत में बौद्ध धर्म फैल चुका था। जब पूरे भारत में फैला तो उत्तराखंड में भी बौद्ध धर्म आया। उत्तराखंड में भी क्या आया? बौद्ध धर्म आया। उत्तराखंड में भी क्या आया? बौद्ध धर्म आया। तो बौद्ध धर्म कौन सी लैंग्वेज यूज करते थे? बौद्ध धर्म वाले करते थे पाली लैंग्वेज यूज, पाली भाषा। जब वो लोग उत्तराखंड में आए तो उन्होंने, उस टाइम उत्तराखंड नाम नहीं था, तो उन्होंने इस जगह को जो नाम दिया वो दिया हिमवंत। कौन सा नाम दिया? हिमवंत। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है कि एग्जाम में पूछ लिया जाए कि बौद्ध धर्म की पाली भाषा में उत्तराखंड को क्या नाम दिया गया है, तो उसमें उत्तराखंड को नाम दिया गया है हिमवंत। तो ये हमने पढ़ा। वेदों में क्या गया? सबसे पहले आता है वेद में क्या क्या, दूसरे नंबर पे उपनिषद में, तीसरे नंबर में ब्राह्मण, फिर स्कंद पुराण, और 5वां होता है बौद्ध धर्म। जो उत्तराखंड के प्राचीन नाम है वो इन 5 में ही आपको मिलेंगे। और पेपर में ऐसा पूछा जाता है उत्तराखंड का ऋग्वेद में क्या नाम है? पवित्र भूमि, ऋषि भूमि, देवभूमि, उत्तर कुरु। तो आपको देवभूमि नाम सारे उत्तराखंड के, पर पूछा ऐसा जाता है कि ऋग्वेद में क्या नाम पूछा गया है। अब इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा कुमाऊं क्षेत्र और थोड़ा
गढ़वाल क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, यानी केदारखंड और मानस खंड के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है केवल वो पढ़ेंगे। बाकी जो गढ़वाल क्षेत्र है और कुमाऊं क्षेत्र है वो आने वाली सीरीज में हमारी जो भी वीडियोस आएगी वो सारा गढ़वाल और कुमाऊं पे ही आधारित होगी। ठीक है, अब पहले हम पढ़ेंगे केदारखंड। पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? केदारखंड। देखो, अब केदारखंड का जो गढ़वाल क्षेत्र है ना वो बहुत बड़ा क्षेत्र है। अब गढ़वाल को जब पढ़ेंगे तो यहाँ के पवार शासक, जो भी यहाँ शासक कर रहे थे, गोरखों ने यहाँ पे आक्रमण किया, ये सब पढ़ेंगे। पर अभी हम केवल पढ़ रहे हैं वेद, रामायण, महाभारत, उसमें जो वर्णन मिला है केवल हम वो ही वर्णन अभी इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले तो जो केदारखंड है वो कौन सा क्षेत्र है? गढ़वाल। कौन सा क्षेत्र है? गढ़वाल क्षेत्र। गढ़वाल क्षेत्र में भी अब ये गढ़वाल क्षेत्र, कुमाऊं क्षेत्र, ये बटा हुआ है, यानी उत्तराखंड दो जगहों में बढ़ गया, केदार और गढ़वाल क्षेत्र में, गिरदार क्षेत्र और मानस खंड में। अब केदारखंड कितना फैला हुआ है इसके बारे में, तो इसको माना गया है माया क्षेत्र। माया क्षेत्र क्या होता है? माया क्षेत्र का अर्थ है हरिद्वार। इसको क्या कहा गया है? हरिद्वार। हरिद्वार से जो हिमालय तक का क्षेत्र है उसे कहा गया है गढ़वाल क्षेत्र। हरिद्वार से हिमालय। अभी हम पुराना पढ़ रहे हैं, लेकिन आप लोगों को सबको पता है कि गढ़वाल मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं और कुमाऊं मंडल में कौन से आते हैं। तो अधिकतर देखा जाए तो हरिद्वार से हिमालय तक का जो आधुनिक भी क्षेत्र है वो गढ़वाल क्षेत्र है और केदारखंड में आता है। अब इसमें दो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो पेपरों में आती भी है और जो रामायण महाभारत से संबंधित भी है। एक तो पेपर में पूछा जाता है विशिष्ट के बारे में। तो एक पूछा, ये क्वेश्चन तुमने बहुत बार देखा होगा, विशिष्ट गुफा, ऐसे ही विशिष्ट कुंड, और एक पढ़ा होगा विशिष्ट आश्रम। ये पेपरों में आता है। ये क्यों? क्योंकि विशिष्ट जो थे मुनि थे पहले के, वो कहाँ पे आए? वो अपनी पत्नी के साथ आए टिहरी में, और वहाँ पे उन्होंने की तपस्या। टिहरी का विनोश पर्वत है, ये यहाँ पे आए। टिहरी का विनोश पर्वत। टिहरी में कौन सा पर्वत है? विनोश पर्वत। तो ये यहाँ पे आए। यहाँ पे जब ये आए और इन्होंने तपस्या की तो यहाँ पे इन्होंने बनाया विशिष्ट गुफा, विशिष्ट कुंड, विशिष्ट आश्रम। तो यहाँ पे पेपरों में आता है कि विशिष्ट कुंड कहाँ स्थित है, विशिष्ट गुफा कहाँ स्थित है, तो वो कहाँ के? टिहरी के विनोश पर्वत पर स्थित है। एक तुमने आता है, एक तपोवन है, टिहरी का स्थान है तपोवन। वहाँ पे किसने, कहते हैं कि लक्ष्मण जी ने क्या की थी? तपस्या की थी। तपोवन, ये दोनों टिहरी में है, तपोवन, टिहरी। यहाँ ये क्यों फेमस है? यहाँ पे लक्ष्मण जी ने की थी तपस्या। ठीक है। एक है शीतोष्णी पट्टी, ये है देवप्रयाग में, यहाँ पे सीता जी पृथ्वी में समाई थी। कौन सा है ये? पट्टी। ये कहाँ पे है? देवप्रयाग में। यहाँ पे क्या हुआ था? सीता जी पृथ्वी में समाई थी। तो ये महाभारत और रामायण से संबंधित जगह है जो केवल इस केदारखंड में पढ़ाई जा रही है। बाकी ये सीरीज आगे बढ़ेगी तो उसमें आपको केदारखंड में आधुनिकता भी बताई जाएगी, लेकिन ये केवल रामायण और महाभारत की बताई जा रही है। इसके बाद आता है मानस खंड। अब मानस खंड क्या है? इसे कहा जाता है कुमाऊं क्षेत्र। मानस खंड को क्या कहा जाता है? कुमाऊं क्षेत्र। और इसका विस्तार माना जाता है नंदा देवी पर्वत से कालगिरी तक। नंदा देवी से कालगिरी पर्वत तक इसका विस्तार माना जाता है।
अब ये क्वेश्चन पहले बहुत बार पेपर में आया कि उत्तराखंड का प्रथम नगर किसे कहा जाता है, तो उत्तराखंड का प्रथम नगर कहा जाता है चंपावत को। और जो कहाँ पे स्थित है, यह है तुम्हारा प्रथम नगर उत्तराखंड का। और ये कहाँ पे स्थित है, ये मानस खंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है। अब सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि कुमाऊं नाम ही कहाँ से आया, कुमाऊं नाम कहाँ से आया और इसके बीच में चंपावत कहाँ से आया। तो चंपावत इसलिए आया क्योंकि चंपावत में एक पर्वत स्थित है जिसका नाम है कातेश्वर पर्वत। कौन सा पर्वत स्थित है, कातेश्वर पर्वत। कातेश्वर पर्वत को संस्कृत में कहा गया कुर्मांचल। कौन सा पर्वत है, कातेश्वर। कातेश्वर को संस्कृत में कहा गया कुर्मांचल। ठीक है। फिर उसके बाद अब उस टाइम पे पाली भाषा प्राकृत भाषा का ज़्यादा उल्लेख था, तो इसको पाली भाषा, मैंने कहा ना बौद्ध यहाँ पे आए थे, तो पाली भाषा में कहा गया कुमु। पाली भाषा में क्या कहा, कुमु। और कुमु को जब हिंदी का विस्तार हो रहा था तो तब कुमु को कहा गया, हिंदी में क्या कहा गया, कुमु को हिंदी में कहा गया कुमाऊं। तो इस तरह हमारे पास नाम आया कुमाऊं। कुमु को हिंदी में, तो कातेश्वर को संस्कृत में कहा गया कुर्मांचल, पाली में कुमु और हिंदी में कुमाऊं। इसी तरह हम केदारखंड में बद्रिकाश्रम, कर्णवाश्रम बहुत आते हैं, जहाँ पे कि कालिदास ने अपनी बीवी के साथ, अपनी पत्नी के साथ क्या किया था, यहाँ पे बहुत सारी तपस्याएं की थी। भरत मुनि का जन्म हुआ था मालिनी नदी के तट पर। ये बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू।